अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद महा। आज है हमारी क्लास 4 और आज का हमारा टॉपिक है एजेंट फैक्ट्री के 7 इन्वेरिएंट। अच्छा, बेसिकली मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हम जो है ये थीसिस जो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं एजेंट फैक्ट्री प्रोसेस की, वो पढ़ रहे हैं इस पेनावर्सिटी की बुक से। ठीक है, ये बुक वैसे बहुत नाइस है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इसको। तो ये बुक की सबसे अच्छी खास बात तो मैंने आपको क्लास 1 में बताई थी कि ये बुक जो है वो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश इसमें है, सही है, उर्दू है और डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें आप लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इस बुक को, जो जिसमें आप जिस लैंग्वेज में आप जो है वो सूटेबल है। ठीक है, और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से एक्सेस ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अभी जो है मैं आप लोगों को बहुत ईज़ी करके समझा रही हूँ, इस बुक में से ही जो है वो मैंने कंटेंट उठाया है और मैंने इन कंटेंट्स को बहुत ईज़ी वे में समझाया है ताकि बिगिनर्स भी इसको बहुत आसानी से समझ सकें। और जो सबसे मज़े की बात है, जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात है वो ये है, ये हमारी एजेंट फैक्ट्री की थीसिस का लास्ट टॉपिक है। अब लास्ट टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो ये कोर्स यहीं एंड कर रहे हैं, नहीं, ये आगे बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए। आगे हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे और इन सारी चीज़ों पे जो हमने ये प्रोसेस सीखा है, इन सब की बेस पे काम किस तरह होता है, हम एआई से कोडिंग किस तरह करवाएंगे, वेबसाइट किस तरह बनाएंगे, ये हम सब आगे सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद जो हमारे पास क्लास 5 आएगी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। क्लास 5 के अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेस्ट इंजीनियर समझेंगे, जिसमें आप लोग कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा एआई से काम किस तरह करवाना है। तो मेरी सीरीज को कंप्लीट देखिएगा और कुछ भी चीज़, कोई भी क्लास मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्ट टू एंड फॉलो करेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ एग्जैक्टली समझ में आएगी कि किस तरह और कैसे करना है। चलो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे उन 7 रूल्स की जो एजेंट फैक्ट्री की बुनियाद है, इन्हें कहते हैं 7 इन्वेरिएंट्स। अब समझते हैं कि हम इन्वेरिएंट का मतलब क्या होता है। इन्वेरिएंट का मतलब होता है वो रूल जो कभी नहीं बदलते। तो एजेंट फैक्ट्री के 7 इन्वेरिएंट्स, ये वो 7 रूल्स है जो एआई वर्कफोर्स में कभी नहीं बदलेंगे। चाहे टूल्स बदले, सॉफ्टवेयर बदले, टेक्नोलॉजीज बदले, ये 7 रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। अब हम सोच रहे होंगे कि ये 7 रूल्स हम क्यों जो है वो सुन रहे हैं, हमें क्यों समझने चाहिए 7 रूल्स? क्योंकि अगर हम एआई की दुनिया में काम करना चाहते हैं, अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, ये 7 रूल्स ब्लूप्रिंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके हम रूल समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और जो अभी समझने जा रहे हैं वो हमने क्लास 3 में समझावा भी है। तो जिसने क्लास 3 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आपको क्लास 4 की वीडियो में कोई और मुश्किल ना आए। चलिए हम बढ़ते हैं इन्वेरिएंट 1 की तरफ। पहला रूल हमारे पास क्या है कि ह्यूमन प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एआई का हर काम एक इंसान से शुरू होता है। ठीक है, इंसान डिसाइड करता है कि एआई को क्या काम करना है और किस तरह काम करना है, यानी उसको कितना खर्चा करना है, कब रुकना है, ये सब क्या डिसाइड करता है, इंसान डिसाइड करता है। और फिर इंसान जो है वो एआई को इंटेंट देता है, प्रॉम्प्ट देता है और सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, अब एआई खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता जब तक एक इंसान परमिशन ना दे। ठीक है, यानी बॉस कौन हुआ एआई का? हमेशा इंसान हुआ। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो सोचें कि एक कंपनी का सीईओ है। ठीक है, उसने डिसाइड किया कि इस साल 40% सेल्स बढ़ानी है, बजट 1 करोड़ है, डेडलाइन दिसंबर है। ये फैसला सिर्फ सीईओ ने किया, कोई और नहीं कर सकता था। तो सीईओ क्या हुआ? ह्यूमन प्रिंसिपल हुआ। तो इस तरह हमारी एआई की दुनिया में जो प्रिंसिपल होगा वो ह्यूमन होगा। ठीक है, यानी वही डिसाइड करेगा कि एआई को क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है और किस लिमिट में रह के काम करना है। अब हमारे पास आता है इन्वेरिएंट 2। हर ह्यूमन को डेलीगेट चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि हर ह्यूमन को जो है वो डेलीगेट चाहिए। डेलीगेट का मतलब होता है एक ऐसा हेल्पर जो आपकी तरफ से काम करे, क्योंकि अगर एक इंसान अकेले हजारों एआई वर्कर्स को मैनेज तो नहीं कर सकता ना, वो थक जाएगा, भूल जाएगा। ठीक है, कि मैंने किस वर्कर को क्या काम दिया था, किस तरह काम करने के लिए कहा था। ठीक है, तो अगर हम एक इसको भी एक एग्जांपल से, वही एग्जांपल से समझें तो सीईओ जिसका हमने अभी जिक्र किया, सही है, उसके पास जो है वो 1000 एम्प्लॉयज हैं, 1000 काम है। ठीक है, तो उसने एक को हायर किया जो जो सीईओ की तरफ से पूरी कंपनी को इंस्ट्रक्शन देता है। सीईओ सिर्फ डायरेक्शन देता है, अब को बाकी सब संभालता है। तो को क्या हुआ? डेलीगेट हुआ। यहाँ पर एआई की दुनिया में, एआई इरा में भी इसी तरह है कि ह्यूमन अगर
प्रिंसिपल है तो उसका भी एक पर्सनल एजेंट होगा। हमने पिछली क्लास 3 में भी यही समझा था, उसका पर्सनल एजेंट होना लाज़मी है। पर्सनल एजेंट वो इसलिए होगा उसका, क्योंकि अगर ह्यूमन सारे एआई एम्प्लॉइज़ को काम देगा तो वो भूल भी सकता है ना कि मैंने किस एम्प्लॉय को क्या काम दिया था। तो हर ह्यूमन के पास अपना एक पर्सनल एआई एजेंट होगा जो उसका कॉन्टेक्स्ट जानता होगा और वो उसकी तरफ से यानी ह्यूमन की बात सुन के आगे सारे एआई एम्प्लॉइज़ को काम देगा। इसके बाद हमारे पास है इन्वेरिएंट 3 मैनेजमेंट लेयर। ठीक है, वर्कफोर्स को मैनेजमेंट लेयर चाहिए होती है। मैनेजमेंट लेयर का क्या मतलब है? मैनेजमेंट लेयर का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो एआई वर्कर्स की पूरी लाइफ हैंडल करे, हायर करे, काम करे, ट्रैक करे और काम खत्म होने पर रिटायर करे। बगैर इस सिस्टम के एआई वर्कर्स एक रैंडम पाइल है, सही कंपनी नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं, कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, एचआर ने ही को के कहने पर वर्कर्स हायर किए, उन्हें काम असाइन किया, बजट ट्रैक किया। एचआर के क्या होता कि कौन क्या कर रहा है कोई नहीं जानता। तो एचआर क्या है यहाँ पर? मैनेजमेंट लेयर है। ठीक है, तो हमारी एआई एरा में एआई जो है एआई की दुनिया में भी इसी तरह एक मैनेजमेंट लेयर चलती है। और आप देखें तो हर कंपनी में मैनेजमेंट होता है, तो हमारी एआई की कंपनी में भी एक मैनेजमेंट होगा, एक मैनेजमेंट लेयर होगी। ठीक है, जो है ना सब कुछ जो है वो मैनेज कर रही होगी। अब हमारे पास आता है इन्वेरिएंट 4। हर वर्कर अपना खुद इंजन चूज करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इंजन मतलब क्या है? इंजन का मतलब होता है वो प्लेटफॉर्म जिस पर एआई वर्कर्स काम करता है और हर काम के लिए अलग अलग इंजन होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट काम पावरफुल इंजन मांगता है और छोटा रूटीन काम जो है वो सिंपल इंजन से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो जिस पर एआई वर्कर्स मिलकर काम कर रहे होंगे, जिस पे एआई एम्प्लॉयज मिलकर आपका जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होंगे, जो आप उनको काम देंगे। ठीक है, तो वो किस पे काम कर रहे होंगे? उनको भी तो कोई काम करने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो इंजन पे काम कर रहे होंगे। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो जो है वो एक्सपेंसिव इंजन का यूज़ करेंगे। अगर आपका काम छोटा है तो वो किसका यूज़ करेंगे? सिंपल इंजन का यूज़ करेंगे। इसको भी हम उसी एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी में एक अकाउंट टीम है, सही, जो कि क्या यूज़ कर रही है? कौन सा क्या यूज़ कर रही है? एक्सेल यूज़ करती है। मार्केटिंग की टीम क्या यूज़ कर रही है? कैनवा यूज़ कर रही है। सपोर्ट टीम क्या यूज़ कर रही है? ज़ेंडेस्क यूज़ कर रही है। किसी ने फोर्स नहीं किया है किसी को, हर डिपार्टमेंट ने खुद अपना-अपना सही टूल चूज़ किया है। यही इन्वेरिएंट 4 है, ठीक है? यानी किसी ने जो है वो अकाउंट टीम को फोर्स नहीं किया आपको एक्सेल ही यूज़ करना है, उसने खुद चूज़ किया क्योंकि उसका सारा काम किसमें है? एक्सेल में है। इसी तरह ए एम्प्लॉयज़ भी अपना इंजन जिस पे उनको काम करना है वो खुद चूज़ करेंगे कि उनको किस बिना पर कौन से इंजन पे काम करना है। अब हमारे पास आता है इन्वेरिएंट 5। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। हर वर्कर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के अगेंस्ट रन करता है। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कंपनी का एक ऐसा सेंट्रल डेटाबेस जहां सब सच रखा होता है, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, पेमेंट, सब कुछ। एआई वर्कर्स खुद से चीजें इन्वेंट नहीं करते, वो इस डेटाबेस से पढ़ते हैं और उसी में लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कंपनी में जो है वो सेंट्रल डेटाबेस ना हो तो एक एम्प्लॉय कहेगा कस्टमर ने ऑर्डर किया, दूसरा कहेगा नहीं किया, टोटल कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सीआरएम डेटाबेस है जहाँ एक जगह सब सच होता है, तो सीआरएम सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ताकि हर एम्प्लॉय एआई एम्प्लॉयज को हमारे एआई की एरा में पता हो कि ना ये एम्प्लॉय ये काम कर रहा है तो मुझे ये नहीं करना, मुझे ये वाला काम करना है। और अगर कोई एआई एम्प्लॉय कंफ्यूजन भी हो जाए किसी को, तो वो जो है वो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से देख ले कि हाँ अब मैंने जो है वो पिछली बार ये वाला काम कर चुका हूँ, तो मुझे जो है अब ये वाला काम रिपीट नहीं करना, मुझे ये वाला काम करना है। या मैं ये टूल परचेज कर चुका हूँ तो मुझे अगेन ये टूल परचेज नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऐसा काम है जिसमें टूल परचेसिंग जो है वो चाहिए। अब सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? आपने पहले जो है वो टूल परचेज किया, ठीक है, एक अमाउंट देकर। ठीक है, तो एआई एम्प्लॉय ने वो टूल परचेज कर लिया, ठीक है, आपके कार्ड से। अब यहाँ पर अगर वो आपके कार्ड से एक टूल परचेज कर लिया होगा पहले, अब आपने दूसरा काम किया, ठीक है, अब उसको वही टूल यूज करना है। ठीक है, तो जब उसके पास सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि ये पहले टूल हमने यूज किया है, तो वो क्या करेगा? दोबारा परचेसिंग कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसको पता चले कि उसने ये टूल्स यूज़ किया है, ये टूल उसके पास मौजूद है, ये टूल इसके पास मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं इन्वेरिएंट 6 पे, एक्सपेंडेबल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स पॉलिसी के अंदर एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है? ज़रूरत के हिसाब से एआई वर्कर्स खुद बढ़ते हैं और
खुद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि कंपनी में नॉर्मल जो है वो 10 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, लेकिन ईद की सेल में अचानक जो है वो कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं, 1000 ऑर्डर्स आ जाते हैं। एचआर ने खुद 20 जो है टेम्परेरी स्टाफ हायर कर लिए, सेल्स ख़त्म, वापस रिलीज़ कर दिए। सीईओ को बार-बार पूछना नहीं पड़ा, सब रूल्स के अंदर हुआ, यही इन्वेरिएंस 6 है। अब यहाँ पर जो है वो अगर जो है हमारे पास हमने काम एआई एजेंट्स को बहुत बड़ा काम दे दिया, बहुत जो है वो बड़ा काम है और बहुत इम्पोर्टेंट काम भी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास उस वक्त कितने एआई एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एआई एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ, वो 10 एआई एम्प्लॉयज़ भी हमारा वो बड़ा काम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, नो डाउट। मगर अगर वो बड़ा काम कर देंगे तो वो क्या करेंगे, ये तो थोड़ा हो सकता है काम में थोड़ी खराबी करें, ठीक है, क्योंकि वो काम हमारा बहुत बड़ा है, यानी हमारा काम है 200 एम्प्लॉयज करें उसके जितना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है, 10 एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो हो सकता है वो 10 एम्प्लॉयज जो है वो थोड़ा सा काम खराब कर दें, ठीक है। अगर काम खराब भी नहीं करेंगे, वो सही काम भी करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा काम थोड़ा पेंडिंग में रह दे, यानी थोड़ा उनको टाइम लगे बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एआई वर्कर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर हमने बड़ा काम दिया ना, तो हमारे एआई एजेंट एरा में, ठीक है, एआई एम्प्लॉयज़ जो हम बनाएंगे वो इतने स्मार्ट होंगे, इतने इंटेलिजेंट होंगे कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी अगर हमने उनको जो है वो 200 एआई वर्कर्स जितना काम दिया है, तो वो 10 वर्कर्स अपनी लिमिट्स अपनी जो है वो बढ़ा देंगे क्वांटिटी, और वो किस में तब्दील हो जाएंगे, 20 वर्कर्स में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वो काम जब हो जाएगा हमारा, देन वो जो है वो अपनी वर्कफोर्स को कम कर लेंगे। तो ये हमारे एआई एम्प्लॉयज इतने स्मार्ट और इतने इंटेलिजेंट होंगे कि वो ज़रूरत और काम के हिसाब से खुद जो है वो अपनी लिमिट बढ़ाएंगे और खुद जो है वो अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इन्वेरिएंट 7 हमारे पास है नर्वस सिस्टम। सही है, वर्कफोर्स नर्वस सिस्टम पर रन करती है। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, वो सिस्टम जो खुद जागता है, खुद काम शुरू करता है और एक एआई वर्कर से दूसरे एआई वर्कर्स को खुद हैंड्स ऑफ करता है, बिना किसी इंसान के बीच में आए, ठीक है। अगर हम लोगों के पास ये नर्वस सिस्टम नहीं होता तो क्या होता कि बार बार इंसान को बीच में आना पड़ता, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय ने काम कर लिया, अब दूसरे एम्प्लॉय की बारी है वही काम को जो है वो आगे बढ़ाने की, तो फिर इंसान को जो है वो दूसरे एम्प्लॉय को काम देना पड़ता है। तो इस तरह से काम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम ने हमारा काम इस तरह ईज़ी कर दिया है कि ये सिस्टम खुद जो है वो काम कर देता है। अगर उसका काम हो जाता है ना, यानी एक एआई एम्प्लॉय का, तो वो दूसरे एआई वर्कर को हैंड्स ऑफ भी कर देता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझें तो अगर एक कंपनी है, उस कस्टमर ने ऑर्डर किया, सही है, यानी कोई भी कंपनी है, समझ लें कि दराज की कंपनी है या कोई भी कंपनी है एक्स वाई ज़ेड, तो सिस्टम ने खुद कंफर्मेशन ईमेल भेजा, पेमेंट प्रोसेस की, वेयर हाउस को अलर्ट दिया, डिलीवरी शेड्यूल किया, किसी ने एक भी बटन नहीं दबाया, सब ऑटोमेटिकली हुआ। यही नर्वस सिस्टम है कि नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है इसके लिए कि खुद को एआई एम्प्लॉयज़ हमारा खुद सारे काम ऑटोमेटिकली कर रहा होगा, ठीक है, बिना किसी की हेल्प के, बिना कुछ भी जो है वो अलर्ट दिए। तो ये थे हमारे 7 इन्वेरिएंट्स। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, और जो डायरेक्ट इस वीडियो में आया है उसको थोड़ा सा ये एडवांस लगा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग क्लास 3 को देखते हुए यहाँ पर आए हैं क्लास 4 में, तो आप लोगों को आई होप कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने क्लास 3 में पढ़ा ये वही सारा चलता हुआ आ रहा है। यानी पहले इंटेंट दिया, देन आगे काम डेलीगेट किया, याद आया जो हम लोगों ने पहले जो है वो बिरयानी वाली एग्जाम्पल देखी थी, ये वही वाला सारा काम है, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाया है और दूसरी एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया है। तो अगर आप लोग इसको वही बिरयानी वाली एग्जाम्पल के साथ सोचें और जो है वो बिल्कुल उसी तरह पर रखते हुए ये काम करें, तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, आई होप, ठीक है। तो क्लास 3 अगर किसी ने नहीं देखी है तो क्लास 1 2 3 देख के ही क्लास 4 देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। और क्लास 5 में जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो क्लास 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं क्लास 5 में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।